जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का आज हम भाग 3 पढ़ने वाले हैं, जो जिसका नाम है मूल अधिकार। इससे पहले हमने मूल अधिकार के 28 अनुच्छेद तक पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 28 से आगे तक का। ठीक है, इससे पहले यदि हमने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिएगा पुराना वीडियो, उसके बाद आगे का वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो आज हम सबसे शुरू चर्चा करेंगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो है अनुच्छेद 29 से लेके 30 तक। ठीक है, ये 29 से लेके 30 तक है। यदि क्वेश्चन में ऐसा साफ आता है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद किस किस अनुच्छेद में है या कहाँ से कहाँ तक है, तब आपको टिक करना है 30 से 29 तक। इसलिए लगभग आपको ना याद रखिएगा, अनुच्छेद जो है 1 से लेके 50 तक आपको बाय नेम आना ही चाहिए, है ना। इसके आगे के भी याद करने हैं, लेकिन सभी याद नहीं करने हैं। ठीक है, और ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप 1 से लेके 100 तक याद कर लीजिए। 1 से लेके 100 तक याद कर लीजिए। यदि 1 से लेके 100 तक आप याद कर लिए बाय नेम अनुच्छेद से, तो आपके व्यापम से संबंधी अगर इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो कभी नहीं छूटेगा, क्योंकि व्यापम ही है जो अनुच्छेद पूछता है आपको, है ना। कॉन्सेप्ट व्यापम नहीं पूछता, व्यापम केवल आपको अनुच्छेद रटा रटाया वाला बात पूछता है, कॉन्सेप्ट आपको व्यापम नहीं पूछता। ठीक है, तो याद रखिए। बाकी पीएससी के लिए आपको तो डीप में जाके पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं धारा, या फिर सॉरी बाबा धारा बोल लेता हूँ, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 क्या बोलता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अब अल्पसंख्यक क्या होता है भारत देश में? जैसे ये हमारा भारत देश है ना, वैसे मेरे से तो अच्छा इमेज नहीं बनता, फिर भी आप मान लीजिए चलिए भारत देश है। ठीक है, ये भारत देश में अल्पसंख्यक किसको कहा जाएगा? जिसकी मेजॉरिटी कम होगी। हिंदू अल्पसंख्यक है क्या? नहीं, हिंदू तो पूरे कूट के भरे हैं भारत में, हिंदू अल्पसंख्यक नहीं है। और ना ही मुसलमान अल्पसंख्यक है, वो भी उसकी भी मेजॉरिटी बहुत है। वैसे उनको भी अल्पसंख्यक आप मानते हैं। तो अल्पसंख्यक कौन कौन हो गए आपके? जैन, है ना, जैन, बौद्ध, है ना, इस प्रकार की ये अल्पसंख्यक कहे जाएंगे, अल्पसंख्यक कहे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब चर्चा करते हैं कि हमने पहले ही बहुत सारे अनुच्छेदों में या फिर आर्टिकल में हमने चर्चा किया है कि भारत देश की चाहे कोई भी नागरिक हो, उनके शिक्षा का अधिकार होगा, है ना, उनको घूमने का अधिकार होगा, उनकी सब चीज़ की उनको स्वतंत्रता दिया जाएगा सभी लोगों को। तब यहाँ क्यों बात आ गया, यहाँ पे क्यों बात आ गया, है ना। उनको संविधान बनाने वालों को अनुच्छेद 19 अल्पसंख्यक वर्गों का हितों का संरक्षण की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई, क्या आवश्यकता पड़ गई कि इसको उनको जोड़ना पड़ गया? देखिए, इसके पीछे का कहानी देखिए, है ना। पहले के ज़माने में जो अल्पसंख्यक होते थे, है ना, अल्पसंख्यक मतलब मैं अगर जैन को मान लूँ, ठीक है, दलित वगैरह या फिर अल्पसंख्यक, वैसे तो दलित को नहीं बोला जाएगा, ये जैन मान लेते हैं, कोई जैन है। इसमें से कुछ जैन जो है जो कपड़े नहीं पहनते, ठीक है, कपड़े नहीं पहनते। तो यदि ये मान लेते हैं एक स्कूल है ना, एक स्कूल है जहाँ पे लोग पढ़ रहे हैं, और यही जैन कोई अपने बच्चे को एडमिशन कराना चाहता है ना, जो लड़के कपड़े नहीं पहनते। क्यों? क्योंकि उसके धर्म के हिसाब से वो कपड़े नहीं पहनता। यहाँ यदि वो एडमिशन लेना चाहे, ये लड़का है ना जो कपड़े नहीं पहनता है, तब की स्थिति में उन्हें, यदि ये नियम नहीं होता, ठीक है, अनुच्छेद 19 यदि नहीं 29 नहीं होता, तब यहाँ के जो भी प्राचार्य हैं, जो भी व्यवस्थापक हैं, ये इन्हें एडमिशन देने से मना कर सकता था। क्यों? क्योंकि बाकी लोग कपड़े पहन के आते हैं, आप कपड़े पहन के नहीं आते, माहौल ख़राब होता है, ऐसा कुछ तर्क देके इसीलिए ये लाया गया है कि अल्पसंख्यक के वर्गों का हितों का आपको संरक्षण करना पड़ेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कपड़ा ही वाला बात हो, अन्य और मामले आ सकते हैं, मैं तो केवल आपको समझाने के लिए यहाँ बताया हूँ। ठीक है, तो ऐसा यदि कुछ होता है तो, है ना, यदि ये प्रिंसिपल इनको एडमिशन नहीं देता इस बालक को, तो इनकी हितों का रक्षा कौन करेगा? इनके हितों का रक्षा कौन करेगा, है ना। इसीलिए कहा गया है कि अल्पसंख्यक को अपनी संस्कृति को बचाए या बनाए रखने का अधिकार है। यदि कोई अल्पसंख्यक है, यदि वो चाहता है उसकी संस्कृति बनी रहे, तो वो बनाए रखने का अधिकार है। यदि वो चाहता है कि वो ऐसे कपड़े ना पहने जैन, तो उनको अधिकार है ना। इस बात पर, है ना, इस बात पर उनको शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा, है ना, इस बात पर उन्हें शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, कुछ अल्पसंख्यक बच्चे होते हैं जिनका पहनावा, रहन सहन अलग है,
ठीक है, पहनावा रहन सहन अलग है। बस इसी बात से आप उन्हें उसके शिक्षा से, उसकी जो मूल शिक्षा है उससे आप वंचित नहीं कर सकते, ठीक है, उसकी मूल शिक्षा से आप उसको वंचित नहीं कर सकते। वो जो अल्पसंख्यक है अपनी संस्कृति को बचाने के लिए भरसक प्रयास कर सकता है, उसको बनाए रखने का उनको अधिकार है, ठीक है। अल्पसंख्यक जो भी उनके धर्म में जो भी लिखा होगा, धर्म पाठ करना, है ना, धर्म पाठ करना, रहना, खाना पीना, वो जैसे खाना पीना चाहे, कपड़े पहनना वो जैसे चाहे वैसे वो कर सकता है, उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। यदि कोई सरकारी स्कूल में जहाँ जैन फैमिली अगर पढ़ती है, यदि वो कपड़े नहीं पहनते या फिर कुछ और अलग तरीके से पहनता है, तब आप उसको जाने से मना नहीं कर सकते। ये तो मैंने जैन का बता दिया। साथ में कुछ और जो लोग होंगे, है ना, और जो लोग होंगे किसी भी समुदाय का, किसी भी समुदाय का हो, तब भी आप, यदि कोई हिंदू जाता है ना, हिंदू कोई अभी के समय में धोती भी पहन के जाएंगे, तब भी आप उसको स्कूल में एडमिशन से नहीं रोक सकते, ठीक है, आप उसमें एडमिशन से उसको नहीं रोक सकते, ठीक है। तो ये होता है आपके अल्पसंख्यक का संरक्षण का अधिकार। क्या कहा गया है, भारत के कोई भी निवासी जो अल्पसंख्यक है ना, अपनी विशेष भाषा, लिपि, क्या चीज़ है, इस संस्कृति में क्या आता है, भाषा, है ना, और लिपि को बनाए रखने का उनको अधिकार है ना। मूल वंश जाति के आधार पर उनको शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। उनको हमेशा ही, है ना, उनको हमेशा इस बात का याद रखना पड़ेगा कि उनकी उन्हें शिक्षा से वंचित ना किया जाए, ये शासन का काम है, ठीक है। अगला अनुच्छेद क्या कहता है, अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यक, देखिए हमने अनुच्छेद 29 में क्या पढ़ा है, 29 में हमने ये पढ़ा कि अगर चाहे तो एक जैन फैमिली या फिर जैन बच्चे, मैं केवल वो ना उदाहरण याद रखिएगा समझाने के लिए, तो ये किसी स्कूल में जाके पढ़ सकते हैं। मान लेते हैं प्रिंसिपल भी तैयार हो गया उनको एडमिशन देने के लिए, है ना, और 50 लोगों के बच्चों में एक ही ऐसा बच्चा है जो कपड़े नहीं पहनता, तो उसको कुछ अलग ही फील होगा, है ना। भले यहाँ का जो व्यवस्थापक है, प्रिंसिपल है, जो मान गया एडमिशन देने के लिए, लेकिन उस खुद इस बच्चे को अलग ठीक से महसूस नहीं होगा, ना लोग उससे अच्छे से बात करेंगे, ना कुछ करेंगे, जो भी होगा, है ना, इनको कुछ अलग से महसूस होने लगा। तो इस स्थिति में क्या कर सकते हैं कि अल्पसंख्यक अपनी शिक्षण संस्थान स्वयं का खोल सकते हैं और उसका प्रशासन भी करेंगे, ठीक है। मैंने बता दिया कि 29 में चलो मान भी लेते हैं कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगा बाकी संस्थान वालों को, लेकिन उस बच्चे को या फिर उस लोगों को अजीब लगेगा, कुछ अलग से फील करेंगे वो लोग, है ना, वो लोग अपने आप को वहाँ पे अच्छे से महसूस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अधिकार दिया गया है कि अल्पसंख्यक चाहे तो अपना खुद का शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, जहाँ सेम तरीके के या फिर सेम प्रकार के बच्चे एडमिशन लेंगे या फिर वहाँ पे पढ़ाई करेंगे, और उनको प्रशासन का अधिकार रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो शिक्षण संस्थान है वो स्वयं का खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राज्य इसमें आर्थिक सहायता भी देगा। देखिए ये अब से पहले हमने पढ़ा था कि जहाँ धार्मिक शिक्षा दी जाएगी वहाँ पे राज्य कोई वित्त फंड नहीं देगा, और यदि राज्य वित्त फंड देगा या फिर फंड देगा वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं होगी। लेकिन ये अल्पसंख्यक के अधिकारों को बचाए रखना है, तो राज्य सरकार या फिर सरकार, जो भी सरकार है, वो इस तरह की संस्थाओं को चलाने के लिए फंड भी प्रोवाइड करेगी। जिस प्रकार वो सरकारी स्कूलों को लिए, सरकारी कॉलेजों के लिए फ़ंड देता है, उसी प्रकार अल्पसंख्यक यदि कुछ संस्था खोलते हैं, कोई शिक्षण संस्थान खोलते हैं, उसमें जो भारत सरकार है या फिर कोई भी शासन है, चाहे भारत का हो या स्टेट का हो, वो सभी उसमें अपनी सहायता देंगे, है ना। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा इस प्रकार जो अगर कहा गया है ना कि अल्पसंख्यक खुद का खोल सकते हैं, तो इसमें आप ये अंतर नहीं लगाएंगे कि इनको अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक से अधिक तवज्जो दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। बस ये बहुसंख्यक के बराबर हों इसलिए इनको अलग से छूट दी गई है, ठीक है, बहुसंख्यक के बराबर। वैसे बहुसंख्यक भी तो खोल ही सकते हैं, साथ में अल्पसंख्यक भी खोल रहे हैं। अब याद कीजिएगा यहाँ पे मैंने एक वर्ड बोला है, प्रशासन करने का अधिकार, है ना। तो अल्पसंख्यक जो है सरकार की नियम अनुसार प्रशासन करेगा उसमें, है ना, अपना खुद का नियम नहीं लगाएगा। देखिए सरकार ने केवल इतना ही छूट दिया है कि आप अपना संस्थान खोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसको चलाना कैसे, नियम अनुसार। आप चलाना कैसे का मतलब है, यदि कोई अल्पसंख्यक कोई स्कूल खोल दिया, है ना, स्कूल खोल दिया, तो यहाँ पे आपको टीचर तो चाहिए ही चाहिए, है ना, टीचर चाहिए, स्टाफ चाहिए। तो वो जो स्टाफ है ना, वो जो टीचर है, वो भारत सरकार का जो नियम है, मतलब यदि आपको हिंदी का टीचर चाहिए तो वो हिंदी का जानकार हो,
मैथ्स का टीचर चाहिए तो मैथ्स का जानकार हो। मतलब जो भारत सरकार के जो नियम में है ना, कब आपको लेना है, एग्ज़ाम लेना है, किस प्रकार के टीचर रखना है। अब ऐसा नहीं कि आपको अधिकार दे दिया है तो आप किसी को भी वहाँ टीचर नियुक्त कर दीजिए, चाहे अनपढ़ को, गंवार को, या फिर कम पढ़े लिखों को, या फिर उसे जितना वो पढ़े लिखे नहीं है, या फिर उसके उसके जो पढ़ाई लिखाई या शिक्षण योग्यता से कम है ना, योग्यता से कम, इस प्रकार का आप वहाँ नहीं चलाओगे। जो सरकार का नियम है कि जैसी भर्ती प्रक्रिया होगी उसमें क्या क्या उनको छूट दिया जाएगा, ठीक है, क्या क्या छूट दिया जाएगा, और कैसे कैसे किस किस पद पर कितने कितने लोग रखने हैं, और उनकी शासकीय नियुक्ति के नियम कानून सब वैसे ही रहेंगे जैसे भारत सरकार का है ना। वो जैसे बिल्डिंग आप रखोगे संस्थान, वो भी भारत सरकार के नियम के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। इनकेस इन एक वर्ड में ये बोला जाए कि आपके संस्था आप बना लोगे, लेकिन उस संस्था को चलाने आपको भारत सरकार के नियम के अनुसार चलता है। जैसे अभी के जो प्राइवेट स्कूल हैं, भले ही उस स्कूल को रन कुछ हाथों में है, प्राइवेट हाथों में, लेकिन उसके पूरे नियम कानून जो है शासन के नियम कानून के अनुसार चलते हैं, यही इसमें कहा गया है, ठीक है। अब चलते हैं हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें आपका सीधा आ गया अनुच्छेद 32, लेकिन अनुच्छेद 32 से पहले एक आता है अनुच्छेद 31, ठीक है। अभी इसको फिलहाल समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद जो 31 है इसको समाप्त कर दिया गया है क्योंकि इसमें बहुत सारी अड़चनें आती थी। इसका नाम था संपत्ति का अधिकार, ठीक है। इसका नाम था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। अब इसको हटा के 300 क में रख दिया गया है, या फिर इसको 300 ए बोलिए या फिर क बोलिए, ठीक है। यहाँ पे इसको रख दिया गया। अड़चन क्या आता था, देखिए संपत्ति के अधिकार में सबसे दिक्कत ये आता था कि शासन को ना अधिग्रहण करने में दिक्कत होता था, ठीक है। आपको ये तो पता है कि 12 से लेकर जो 35 तक के अधिकार है उसको कोई नहीं छीन सकता, ना तो कानून छीन सकता है, ना लोग, ना शासन, ना कोई भी नहीं। तो मान लेते हैं यहाँ एक रोड बनना था, वैसे यही है, एक रोड बनना था, है ना, एक गुजारना है, हाईवे या रेलवे प्लेटफॉर्म जो भी, और यहाँ किसी पर्सनल व्यक्ति का एक घर आ गया, ज़मीन आ गया, जो भी आ गया, और ये बेचना नहीं चाहता, तो शासन इससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था, और ना ही इसके लिए उसको कुछ बलाय फंसाया जा सकता था। यदि शासन इसको खाली कराने के लिए ज़बरदस्ती करता तो ये सीधा चला जाता कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, और कोर्ट से ये बातें तय होती कि हम संविधान में जो लिखा है हम तो वही फॉलो करेंगे, कोर्ट का कहना है। इसलिए ऐसी अड़चनें आने लगी बहुत सारे केस में, इसलिए इसको हटाकर 300 क में इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया। कानूनी अधिकार क्या होता है, वैसे अधिकार जिसको कानून या फिर शासन आपसे छीन सकता है ना। जो भारत सरकार है वो आपको वो हक छीन सकता है, लेकिन अन्य लोग इस हक को आपसे नहीं छीन सकते। जैसे कोई लोग हैं, वो संपत्ति के अधिकार को आपको कोई नहीं छीन सकता, लेकिन वो 300A में जाने के बाद भारत सरकार उस आपके अधिकार को कभी भी छीन सकता है अपनी आवश्यकता अनुसार, और आपको एक फिक्स मुआवजा दे दिया जाएगा, ये होता है। लेकिन वही यदि यहाँ पे 31 में रहता है ना, 31 में रहता तो वो उसको ना तो शासन छीन सकता था, ना हाई कोर्ट, ना सामान्य व्यक्ति, और ना ही कोई राज्य सरकार या फिर भारत सरकार। इसलिए उसको हटा के 300A में रख दिया गया, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 पर, ठीक है। हमारा अगला अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऐसा उपचार क्यों कहा गया है, उपचार क्या होता है, देखिए उपचार वर्ड को ही समझिए, है ना, उपचार वर्ड को ही समझिए। और कैसा उपचार करना है, संवैधानिक उपचार करना है। जनरली यदि किसी व्यक्ति का तबीयत खराब होता है तब वो क्या करते हैं, उनको उपचार के लिए डॉक्टर के पास भेजा जाता है ना। तो उसमें डॉक्टर क्या करता है, एक सुई लगा देता है उनको, है ना, एक सुई लगा देता है डॉक्टर। तो यदि उसका तबीयत खराब हुआ है ना, उसकी शारीरिक मानसिक समस्याएं आती है, तब उनको उपचार दिया जाता है। सेम यही उपचार हमारे पास भी है ना, सेम यही उपचार हमारे पास है। हमें क्या कहा गया है, 12 से लेके ना 35 तक, है ना, यदि मैं इसमें 32 को छोड़ दूँ तो, है ना, 12 से 35 तक हमको मूल अधिकार दिया गया है, ठीक है। 12 से 35 तक क्या दिया गया है, मूल अधिकार दिया गया है। यदि इस मूल अधिकार का थोड़ा भी हनन होता है, ठीक है, यदि इन मूल अधिकारों का थोड़ा भी हनन होता है तो इसका रक्षक कौन है, इसका उपचार करने वाला कौन है, तो इसका रक्षक उपचार करने वाला है आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है।
याद रखिएगा, जैसे जैसा लिखा है ना टॉपिक, उसके वर्ड से ही लिखे जाएगा तो आपको बहुत चीज़ें ऐसे ही याद हो जाएंगे, है ना। संवैधानिक उपचार क्या हुआ, यदि आपको 12 से लेकर 35 तक किसी भी आपका मूल अधिकार छीना गया, कम किया गया, या आपका शोषण किया गया, या आपको उस अधिकार को से वंचित किया गया, तब आप सीधा, है ना, आप सीधा जाएंगे धारा 32 के पास। ठीक है, और ये 32 जाएगा सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, समझ आ गया। यदि किसी अधिकारों का हनन होता है, यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है, तो वो धारा 32 का उपयोग करके सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि मुझे संविधान के द्वारा ये मूल अधिकार प्राप्त है, मेरे मूल अधिकार को मुझसे छीना गया है या फिर उसको कम किया गया है। ठीक है, तो सीधा सुप्रीम कोर्ट आपकी बात सुनेगा। किसके द्वारा? धारा 32 के द्वारा। सॉरी, मैं धारा बोलूँ बार बार, अनुच्छेद 32 के द्वारा। अब समझते हैं इसको। ठीक है, यह मूल अधिकारों का रक्षा करता है, सीधी सी बात है ना। जैसे आप अधिकारों का आपका हनन होता है तो आप सीधे धारा 32 से चले जाते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, तो ये आपके मूल अधिकारों का रक्षा करता है। धारा 32 है ना, धारा 32 है तो मूल अधिकार है, ऐसा मान लीजिए। धारा बोलता हूँ बार बार, है ना। आर्टिकल 32 है तो मूल अधिकार है, मूल अधिकार है। ठीक है, धारा 32 है तभी मूल अधिकार है। यदि धारा 32 को हटा दिया जाए, मान लेते हैं इसको संविधान संशोधन करके धारा 32 को हटा दिया जाता है ना, तब यदि आपके मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, तब आप कहाँ जाएंगे, है ना। आपकी बातें कौन सुनेगा, है ना। सुप्रीम कोर्ट तो सीधा सीधा सुन नहीं सकता, वो बोलेगा कि मेरे पास आए हो तो कुछ आधार बताओ। तो आपसे यदि कोई आधार ही छीन लिया, तब आप कैसे करोगे। तो ये है, इसीलिए इसको संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, धारा 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, यदि आपका मूल अधिकार थोड़ा भी हनन हुआ या उसमें अल्पीकरण किया गया, तो आप सीधे जा सकते हो कहाँ, किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो धारा 32 का उपयोग करके। इसीलिए कहा गया है कि ये, इसके बिना आप मूल अधिकारों का तो सोच भी नहीं सकते, है ना। आप मूल अधिकार के बारे में आप धारा 32 के बिना तो सोच ही नहीं सकते। यदि धारा 32 हटा लिया गया, तब आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, है ना। आपकी शक्तिहीन हो जाएंगे आप। ठीक है, यदि धारा 32 हटा दिया गया, धारा वो तो बार बार मेरे दिमाग में क्या पता नहीं क्या बस गया है, अनुच्छेद 32 यदि हटा दिया गया, तो आपके मूल अधिकार की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कोई भी उसको छीन सकता है। ठीक है, तो क्या हो सकता है कि आप 32 का उपयोग करके सीधा आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में और इधर राज्य कर्नाटक है, इधर यूपी है, ये सब है। क्या आम आदमी वहाँ तक पहुँच सकता है इतना फास्ट? नहीं। तो आप हाई कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन कैसे, है ना। धारा 32 में तो बस इतना बोला गया है कि आपके अधिकारों का हनन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो हाई कोर्ट किस बेस पे जाएंगे? हाई कोर्ट भी जाएंगे 226 के तहत। ठीक है, ठीक है, सॉरी, अब इसमें मैं थोड़ा बदलना भूल गया। आप 32 का उपयोग करके हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और 226 का उपयोग करके आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। यहाँ एक अंतर आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्या 226 का उपयोग करके कोई हाई कोर्ट जा सकता है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? तो 226 के उपयोग, है ना, आर्टिकल 226 का उपयोग कर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, केवल हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन धारा 32 का उपयोग कर आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह जा सकते हैं। ठीक है, को फिर से समझिएगा, ये धारा 32 है, इसका उपयोग करके आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, लेकिन अभी यदि आपको मूल अधिकार का हनन होता है तो आप धारा 226 के तहत हाई कोर्ट भी सीधे जा सकते हैं। ठीक है, 226 के तहत भी आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन 226 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आपकी सुनवाई वहाँ नहीं होगी। ठीक है, सुनवाई यहाँ नहीं होगी। अब धारा 232 के बारे में और जान लीजिए। धारा बोलता हूँ बार बार, मेरे पता नहीं वो क्या हो गया है। 32 है ना, आर्टिकल 32 का उद्देश्य है मूल अधिकारों की संरक्षण होता है या फिर गारंटी देता है ये। ठीक है, ये आपकी गारंटी देते हैं मूल अधिकार को बने रहने के लिए। ये आपको उपचार प्रदान करता है ना। यदि कुछ भी हुआ तो ये खड़ा हुआ है उसको उपचार करने के लिए, ऐसा है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, आप धारा 32 का उपयोग तभी करेंगे जब आपके मूल अधिकार का हनन होगा। ठीक है, मूल अधिकार के हनन होने पर ही,
ठीक है। हनन होने पर ही आप धारा 32 का उपयोग कर सकते हैं। किसी और कारणवश किसी और काम के लिए आप धारा 32 का उपयोग करके हाई कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। जैसे और कोई कारण हो गया, जैसे आपकी कानूनी अधिकार हो गया, लौकिक है, असंवैधानिक अधिकार है, यदि इनका आपका हनन होता है, कोई और अधिकार है ना, धारा 12 से लेके 35 के बाहर का कोई नियम से आपका यदि हनन होता है अधिकार, तब आप धारा 32 का उपयोग करके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। केवल 12 से लेकर 35 तक के अधिकार के हनन होने पर भी आपको हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की अनुमति होती है। अब होगा क्या, ये देखिए। अब होगा क्या, जैसे ही देखिए मैंने यहाँ पहले लिख दिया है 32 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, है ना। 32 के तहत आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और 226 होना चाहिए, है ना, 226 होना चाहिए। 226 का उपयोग करके आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला पेज क्या है, रीट है। चलिए ठीक है। अब क्या हुआ, आपकी धारा का आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ। उल्लंघन होने पर आप जाएंगे उच्च न्यायालय या फिर हाई कोर्ट, एससी या फिर एससी आप जाएंगे। वहाँ क्या होगा, है ना, वहाँ जाएंगे तो कुछ ना कुछ होगा। तो वहाँ जो है इस धारा 32 का उपयोग करके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है ना। ये सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है, यदि जब भी आपका अधिकार हनन होता है तो 5 प्रकार की रीट जारी करके आपका समस्याओं का उन्मूलन करता है। सेम वैसी जैसी आपके पास यदि आपका जैसे पेट दर्द कर रहा है तो आप जाओगे डॉक्टर के पास जो बैठा रहता है क्लिनिक में, है ना। वो आपके नब्ज़ देखकर आपको या तो देगा, दवाई देगा, इंजेक्शन देगा, या फिर बॉटल चढ़ाएगा। सेम यही होगा ना, बॉटल चढ़ाया। उसी प्रकार हाई कोर्ट के पास अब जैसी आपकी अर्जी लेकर जाओगे, वो 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। उसमें से कोई एक रीट जारी करके आपकी समस्याओं को सुलझाएगा, आपका उपचार करेगा। कौन सा उपचार, संवैधानिक उपचार, ठीक है। अब देखते हैं वो रीट क्या क्या है। सबसे पहला रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। सबसे पहला रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको बोलते हैं हार्वियस कॉर्पस, हार्वियस कॉर्पस, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति को अनधिकृत बंदी बना लिया गया है ना, बिना नियम कानून के, ठीक है। यदि लगता है कि आपके जैसे आपके परिवार के ये भाई हैं, है ना, इसको पुलिस वालों ने बिना किसी कारण के बंदी बना लिया है, तब आप और इसको छोड़ नहीं रहे हैं, तब आप जा सकते हो सीधा सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, है ना। आप घर वाले जाएंगे हाई कोर्ट कि आप बताएंगे मुझे ऐसा ऐसा समस्या है, छोड़ नहीं रहे, तो यहाँ से सीधा एक रीट जारी करेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण उस संबंधित थाने को, ठीक है। उस संबंधित थाने को इस प्रकार की रीट जारी की जाएगी, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है सशरीर हमको वापस दीजिए, है ना। ये कोर्ट बोलेगा आपने जिन्हें भी अरेस्ट किया है ना, जिन्हें भी आपने अरेस्ट किया है उसको सशरीर मुझे वापस चाहिए, या फिर सशरीर मेरे सामने प्रस्तुत करो। सशरीर, है ना, हम बातों से नहीं मानेंगे, सशरीर उसे मेरे सामने प्रस्तुत करो। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है सशरीर प्रस्तुत करना, ठीक है। कोर्ट बंदी बनाने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि जिसे आपने बंदी बनाया है उसे सशरीर कोर्ट में 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। 24 घंटे के अंदर मतलब जब ये रीट निकलेगा, है ना, इस रीट निकलने के 24 घंटे के अंदर, इस रीट निकलने के 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को वहाँ प्रस्तुत करना पड़ता है, किन्हों, उस अधिकारी को जिसने इन्हें बंदी बनाया है, ठीक है। यह रीट व्यक्तिगत एवं प्राधिकरण दोनों के लिए जारी हो सकता है। ये जो रीट है किसी एक एसपी पे, चल मान लेता हूँ एसपी पे, है ना, डीएसपी पे, या पूरे थाने पर ही भी लगाया जा सकता है ना। व्यक्तिगत बात की जाए तो एसपी पे, डीएसपी पे, थानेदार है, टीआई है, जो भी इस पकड़ में आएगा उस पर जारी होगा। यदि ऐसा नहीं है तो पूरे उस थाने पर भी लगाया जा सकता है, पूरे थाने वालों को खड़ा कर दिया जाएगा थाने कोर्ट में, ठीक है। तो ये है आपकी दोनों प्रकार की। इसको कब आप जारी नहीं कर सकते, इसका भी एक रीज़न रहता है कि आप जारी कब नहीं कर सकते, जारी नहीं कर सकते कब। यदि जो हिरासत है ना, इस बकलोल को अगर पकड़ के नियमानुसार रखा गया है, मतलब नियम से इसके ऊपर चार्जशीट है या जो भी है वो लगाया गया है ना, नियम से पता है और कोर्ट ये बात जानता है, तब की स्थिति में ये रीट जारी नहीं होगा, है ना। न्यायालय के द्वारा अगर
हिरासत में लिया गया है, तब की भी स्थिति में रिट जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो आदमी पहले से ही उनके पास है, तो किनके लिए रिट जारी करेंगे। ठीक है, यदि न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हो तब की स्थिति में भी रिट ये जारी नहीं किया जाएगा। अगला रिट क्या जारी कर सकता है, तो परमादेश दे सकता है। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंडेमेंस। ठीक है, इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। परमादेश ये कब जारी किया जाता है, ये आपके सरकारी कर्मचारी के ऊपर जारी किया जाता है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता, आप देखे होंगे सरकारी कार्यालय का हाल कैसा रहता है, एसपी, डीएसपी, तहसीलदार, बाबू जो आपको घुमा रहा है, काम नहीं कर रहा है, तब की स्थिति देख, काम नहीं कर रहा है मतलब आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है ना। ये वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, यदि अच्छे से नहीं निभा रहे हैं तो वो क्या है, अपना काम नहीं निभा रहे हैं, तब आप जा सकते हैं आर्टिकल 32 का उपयोग करके कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट से ये आदेश निकलेगा जिसके नाम से भी रहेगा, ये मात्र केवल ये निकलेगा आपके व्यक्तिगत ही निकलेगा। ठीक है, ये निकलता है व्यक्तिगत निकलता है, तो ये सीधे उस अधिकारी के नाम पे आदेश निकलेगा कि हम आदेश देते हैं, है ना। सरकारी कर्मचारी जो अच्छे से कार्य नहीं करते हैं तो उसको कोर्ट में हाजिरी दे देना होता है, उसको कोर्ट में हाजिरी देना होता है, ये होता है परमादेश। इसका उपयोग क्यों किया जाता है, ताकि कानून व्यवस्था नियंत्रण में रहे। ठीक है, नियंत्रण में रहे, कानून व्यवस्था जो है नियंत्रण में रहे, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है, ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से न भागे, समय में सभी लोगों का काम हो जाए। ठीक है, ये आप किस पर जारी नहीं कर सकते, है ना, तो जो प्राइवेट जॉब वाले हैं, है ना, गैर सरकारी हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, है ना, हाई कोर्ट के न्यायाधीश या फिर इसके नीचे के जो न्यायाधीश हैं, इस पर आप इसको जारी नहीं कर सकते, है ना। जज के ऊपर आप जारी नहीं करा सकते, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वर्कर है उस पर जारी नहीं करा सकते, कोई प्राइवेट कंपनी है उस पर आप इसे जारी नहीं करा सकते, केवल सरकारी कर्मचारी के ऊपर ही ये लागू होगा। अगला है प्रतिषेध। ठीक है, अगला है प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब होता है रोकना, प्रतिषेध मतलब होता है रोकना। ये हमेशा ऊपर न्यायालय से नीचे न्यायालय की ओर लगता है, ऊपर से निचली न्यायालय में लगता है, ये निचली कोर्ट में लगता है। ऊपर से याद रखिएगा, ये प्रतिषेध जो है ऊपर से निचली कोर्ट में लगता है। जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी होती है, मतलब ये मान लेते हैं कि ये जो नीची वाले न्यायालय है, इसको कुछ ऐसा अधिकार नहीं है जिन्होंने इन्हें सुना दिया, है ना। मतलब ये बोल सकते हैं, यदि ये यूपी का न्यायालय है और इसने एमपी की किसी बात पर, मान लेते हैं ऐसा होगा नहीं, एक बता रहा हूँ, यदि इस पर कोई फैसला दे दिया, तब की स्थिति में क्या होगा, जो सुप्रीम कोर्ट है इसके ऊपर बैठा है, वो इस पर लगाएगा प्रतिषेध, जो आपने किया है वो ठीक नहीं है, उसको रोका जाए। ठीक है, तो एक शब्द में याद रखिएगा, ये ऊपर न्यायालय से निचली न्यायालय में लगाया जा सकता है। ठीक है, अन्य पर जारी नहीं होगा। अन्य मतलब किसी भी व्यक्ति विशेष, सरकारी कर्मचारी या किसी पर भी ये लागू नहीं होगा। या फिर जो हाई कोर्ट है आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर लगा सकता है। तो कैसा कैसा होगा इसकी हिराकी, तो ये होगा आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये इस डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर वाले को नहीं लगाया जाएगा। चलिए अब ये देखिए उत्प्रेरण। अभी हमने क्या देखा, जो निचली न्यायालय है ना, जो जिसे हमने क्या पढ़ा आपने, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसके पिछले में हमने देखा था प्रतिषेध। प्रतिषेध में क्या होता है, तो वो जो निचली न्यायालय है ना, फैसला सुना चुकी होती है, मतलब उसका फैसला आ गया होता है। लेकिन उत्प्रेरण में क्या होता है, नाम से देखिए, ये सुनाने वाली रहती है, मतलब वो काम हुआ नहीं है, होने वाला है। और ये बात पता चल गया सुप्रीम कोर्ट को कि मेरा नीचे का जो कोर्ट है ना, वो गलत डिसीज़न देने वाला है, अपने न्याय क्षेत्र से बाहर जाकर कोई वर्डिक्ट देने वाला है, कोई नियम कानून बनाने वाला है, तब की स्थिति में जो ऊपर न्यायालय है वो नीचे न्यायालय पर लगाता है उत्प्रेरण। ठीक है, ये उत्प्रेरण लगाता है। ठीक है, क्या करना है इसमें, वो ऊपर न्यायालय द्वारा निचली न्यायालय या फिर प्राधिकरण, मतलब समझते हैं जिसको बोलते हैं ट्रिब्यूनल, उस पर भी ये काम आएगा, उसमें भी ये चीज़ लगाया जा सकता है। ठीक है।
ठीक है। लास्ट है हमारा अधिकार परीक्षा। देखिए ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अधिकार परीक्षा क्या होता है ये देखिए। यदि कोई व्यक्ति बोलता हूँ कर्मचारी जो है अपनी लिमिट से बाहर जाके काम कर सकता है, काम करे, है ना, लिमिट से बाहर काम करे, बाहर कार्य करे। तो जैसे आपको पता है कि जैसे आप अगर ट्रेन में जाते हैं तो आप वहाँ एक रहता है टीसी, आपकी टिकट को चेक करने के लिए। तो याद रखिएगा वो टीसी ही आपका टिकट चेक कर सकता है ना। वहाँ जो गार्ड रहता है पुलिस वर्दी में, है ना, जो वहाँ गार्ड रहता है पुलिस, वो आपके टिकट को चेक करने का उनको अधिकार नहीं रहता। इवन टीसी को छोड़ के किसी को भी टिकट चेक करने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि टीसी को ही सारे नियम कानून पता है ना। टीसी को ही पूरे नियम कानून पता है, तभी तो आपका टिकट चेक करेगा। इस पुलिस वाले को कैसे व्यवस्था रखना है इसकी जिम्मेदारी दी गई है, इसकी ट्रेनिंग दी गई है। टिकट चेक करने का ट्रेनिंग पुलिस वाले को नहीं दी गया है। उसी प्रकार जब भी आप सिग्नल में पकड़ाते हो बाइक में, है ना, बाइक में आप जब भी पकड़ाते हो तो आपका जो चालान काटता है वो कम से कम उसके कंधे पर डबल स्टार होना चाहिए, है ना। जो सिंगल स्टार अधिकारी के पास चालान काटने का अधिकार नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको नियम ही पता नहीं है कि चालान कैसे काटना है, क्या करना है, कब क्या क्या लगना है, कैसे है, इसलिए ऐसा किया गया। यदि ये पुलिस वाला इसका टिकट चेक कर दे या 1 स्टार वाला इसकी टिकट काट या फिर चालान काटे, तब आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो कि मेरे अधिकार का हनन हुआ है। अभी मैं बताऊंगा अधिकार का हनन क्या हो। यहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगला एग्जाम्पल देखिएगा तो फिर आपको तुरंत समझ आ जाएगा। मैं थोड़ा मिटाता हूँ इसको, फिर बताता हूँ कि अगले एग्जाम्पल में क्या हो सकता है। मान लेते हैं ये अगला एग्जाम्पल, आप कोई हॉस्पिटल में गया हो, है ना, आपकी बच्ची जो है बीमार है। डॉक्टर, ये है डॉक्टर और ये है नर्स, है ना, ये है नर्स, ये है डॉक्टर। नर्स को इंजेक्शन लगाने आता है लेकिन वो डॉक्टर की हेल्पर है ना। डॉक्टर की हेल्प करने के बाद या फिर डॉक्टर के कहे अनुसार ही नर्स इंजेक्शन लगाती है। बिना डॉक्टर की इनको नर्स को अधिकार नहीं है लगाने का। अब आप कहोगे अगर नर्स लगा दे क्या हो सकता है ये कुछ उल्टा सीधा इंजेक्शन लगा दे, हो सकता है ये कोई उल्टा सीधा इंजेक्शन लगा दे जिससे इस व्यक्ति की जान भी जा सकती है ना। इसलिए इनको अधिकार नहीं है। इस डॉक्टर को अधिकार है क्योंकि ये उसके बारे में पढ़कर आया है, इसके बारे में पढ़कर आया है, इसकी ये योग्यता रखता है ये डॉक्टर इसको चेक करने का या फिर इसकी जांच परख या इसकी उपचार करने का। इसलिए बोला जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार से अधिक काम नहीं कर सकता, और यदि कर दिया, ठीक है, देखिए अगर कर दिया तो उसके ऊपर FIR भी हो सकती है या फिर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो यही होता है, यदि कोई कर्मचारी अपने लिमिट से बाहर जाके काम करे तो उस पर जारी होता है अधिकार परीक्षा, ठीक है, अधिकार परीक्षा इस पे जारी होता है। ऐसे में इस व्यक्ति की नौकरी भी जा सकती है। कोर्ट अच्छे का भी पसीना निकाल देता है, याद रखिएगा। तो इसलिए इस नियम को बनाया गया है कि जो व्यक्ति जिस लिए अपॉइंट हुआ है वो वही काम करे, क्योंकि उसके लिए वह जो है उसकी जानकारी नहीं रखता, इसलिए किसी भी अधिकारी को अपने लिमिट से क्रॉस करके काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया आज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 33। आज इसको ख़त्म ही कर देते हैं, है ना। 33 क्या कहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, विधानसभा, सेना, मीडिया, गुप्तचर के मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है। इसमें बस इतना ही कहा गया है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ सोचने लायक नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद जो है, विधानसभा है, सेना, मीडिया के गुप्तचर को या विधानसभा या संसद मीडिया के अधिकारों को कम कर सकती है। कई बार होता क्या है, जो आजकल की जो मीडिया है ना वो बहुत ही ख़राब हो चुकी है ना। जो नहीं दिखाना चाहिए वही दिखा रही है ना, जो नहीं दिखाना है वही दिखा रही है। यदि कुछ मैटर ऐसा लगता है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में है तो वहाँ मीडिया वालों को जाना अलाउ नहीं होगा, किसी भी गुप्तचर को वहाँ जाना अलाउ नहीं होगा। ये कब किया जाएगा, सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया जाएगा, क्योंकि पता है जैसे ही मीडिया जाएगा तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाने के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर देगा, ठीक है। वो अपनी TRP बढ़ाने के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर देगा।
इसलिए संसद जो है या फिर विधानसभा है, इनके मूल अधिकारों को कुछ समय के लिए रोक सकती है या फिर सीमित कर सकती है, ऐसा संविधान में लिखा गया है। तो ये वास्तविक में ये अधिकार किनका हुआ? तो ये अधिकार आपके शासन चलाने वालों के लिए हो गया। देखिए, मूल अधिकार सबको दिया गया है, एक छोटे से छोटे सामान्य व्यक्ति से लेके बड़े नेता, अभिनेता, शासन, सबको मूल अधिकार दिया गया है। तो ये जो धारा 33 और अनुच्छेद 33 जो है वो आपके शासन को मूल अधिकार देता है कि आप यदि ऐसा लगता है तो आप मीडिया, गुप्तचर के अधिकारों को सीमित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यदि कोई संसद चल रहा है ना, संसद चल रहा है, तो अगर वहाँ का सांसद चाहे कि आज बहुत बवाल हो सकता है तो वहाँ किसी मीडिया वाले को घुसने ना दिया जाए, तो मीडिया वाला वहाँ नहीं जा सकता। ठीक है, ऐसा है। अगला है 34 नंबर का हमारा आर्टिकल, क्या कहता है? देश में कहीं भी मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। देश में कहीं भी मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। मार्शल लॉ अलग चीज़ होता है। मार्शल लॉ का मतलब होता है कि यदि कोई असाधारण परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, युद्ध या दंगे हो जाते हैं। देखो, कोर्ट अलग अलग होता है। एक होता है मार्शल लॉ, जिसमें आपको इसको मार्शल लॉ मतलब होता है सेना का कानून। सेना का कानून, सेना के कानून को हम बोलते हैं मार्शल लॉ। तो देश में यदि कहीं लगता है, पूरे देश में भी लाया जा सकता है या पूरे एक देश के हिस्से में भी, एक जिले में, राज्य में, एक जनपद में, इस प्रकार जहां आवश्यकता होगा वहां मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। कब? जब असाधारण परिस्थिति होगा, युद्ध, शांति के दंगे हो जाएंगे, तब की स्थिति में, है ना, तब की स्थिति में मार्शल लॉ लागू किया जाएगा। यह क्यों जरूरी है? तो समाज में व्यवस्था बनाई इनके लिए, समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है मार्शल लॉ की। यहाँ बहुत सख्त कानून रहता है मार्शल लॉ में, है ना। एक चिड़िया भी कहा जाता है, एक चिड़िया भी वहाँ पर नहीं उठा सकती, या फिर वहाँ एक लोग भी जा नहीं सकते। यदि वहाँ अगर सेना ने कह दिया कि घर से नहीं निकलना है, तो गेट बंद, घर से नहीं निकलना है। ठीक है, घर से नहीं निकलना है, इसका मतलब है आपको घर से नहीं निकलना है। ठीक है, रास्ता बंद तो रास्ता बंद। ठीक है, इतना सख्त कानून होता है मार्शल लॉ। और इस मार्शल लॉ में आपको दंड से लेकर मृत्यु दंड तक का भी दंड दिया जा सकता है। दंड सिंपली आपको कारावास या कुछ फाइन, साथ में आपको मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है इस मार्शल लॉ के कानून के अनुसार। ठीक है, तो इनके हम ये कह सकते हैं, जो आर्टिकल 34 जो है आपके मूल अधिकारों को, है ना, मूल अधिकारों को कुछ समय के लिए रोक देता है। हमेशा के लिए नहीं रोकता, जब तक वहाँ की शांति या फिर वहाँ का जो स्थिति है नॉर्मल नहीं हो जाता, तब तक आपके मूल अधिकारों को ये रोक देता है, कुछ समय के लिए ये निलंबित कर देता है। कौन? आर्टिकल नंबर 34। देश में अगर मार्शल लॉ लागू हुआ तो कुछ समय के लिए आम जनता के जो अधिकार हैं वो उससे छीन जाए जाते हैं, है ना। उसको घूमने फिरने, बोलने की आज़ादी नहीं रहती तब तक, जब तक परिस्थितियाँ साधारण नहीं हो जाता। ठीक है, ये होता है मार्शल लॉ। आगे हमको पढ़ना है, मूल अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद कानून बना सकती है। ऐसे अधिकार, ऐसे एक वर्ड लाइन लिख के चले गए हैं जिन्होंने संविधान लिखे हैं। अभी तक हमने जितने मूल अधिकार पढ़े हैं, है ना, उसको देख, अभी तक हमने पूरे क्या पढ़े हैं? सैद्धांतिक रूप से पढ़े हैं। अब उन मूल अधिकारों को लागू करने के लिए राज्य शासन बहुत सारी नियम कानून बना सकती है। ठीक है, राज्य शासन हो गया, केंद्र शासन हो गया, बहुत सारे नियम कानून बनाएगी उन मूल अधिकारों को बनाए रखने के लिए, ताकि किसी का मूल अधिकार हनन ना हो। ठीक है, अब देखिए, संसद के पास, या देखिए ये जो है विधानसभा के पास ये अधिकार नहीं है, याद रखिएगा। जो इस साइड लिखा गया है ना, इसमें विधानसभा के पास ये अधिकार नहीं है, केवल संसद के पास है। किसी राज्य या केंद्र शासित या स्थानीय या अन्य प्राधिकरण में किसी रोजगार की नियुक्ति हेतु निवास की व्यवस्था, ठीक है, ये कौन करेगा? संसद करेगा। मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए निर्देश, आदेश, रिट निकालना, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय को छोड़कर अन्य न्यायालयों को सशक्त बनाना, ये देखिए, ये अधिकार संसद के पास है। ठीक है, किसी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ के दौरान किसी कृत्य के लिए क्षतिपूर्ति देना, ये नियम बना सकता है। ठीक है, अब संसद के पास है, राज्य विधानसभा के पास नहीं है। ठीक है, ये भी वही है। तो मूल अधिकारों के तहत दंडित करने के लिए कानून बनाया गया है। कौन से? अस्पृश्यता कानून। यदि आप छुआछूत रखते हो तो आप इसके विपरीत आप संसद कानून बनाएगी। यदि मानव दुर्व्यापार होता है या फिर बलात्कार होता है तो उसके लिए आपको देखिए,
विद हमारे संविधान में बस इतना कहा गया है कि किसी से भेदभाव नहीं करना, है ना, मानव का व्यापार नहीं करना, फोकट में काम नहीं कराना, बस इतना कहा गया। लेकिन ऐसा कोई कर दे तब की स्थिति में उसको रोकने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। तो उसी चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पे नियम बनाया गया है, अस्पृश्यता का अंत, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, है ना। इसके अतिरिक्त संसद संविधान के लागू होने के बाद उपरोक्त कार्यों तहत दंड के लिए कानून बनाती है ना। इस तरह इसे संसद के लिए अनिवार्य किया गया है कि वो कानून बनाए। कहने का मतलब है अभी जितने हमने पढ़ा है मूल अधिकारों की, यदि उसमें कुछ भी हनन होता है तो उसके लिए शासन जो है एक नियम कानून बनाएगा ताकि जो दोषी हैं उसको दंडित किया जा सके और एक आम इंसान को उसके मूल अधिकार अच्छे से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ये रहा हमारा मूल अधिकार का लास्ट पार्ट। इसके बाद आज से हमारा भाग 3 ख़त्म हो जाता है। ठीक है, भाग 3 जो है ये आपके एंड हो गया यहाँ पे। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं भाग 4, जिसमें हम पढ़ेंगे डीपीएसपी। ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं डीपीएसपी पढ़ेंगे। उसके बाद कर्तव्य पढ़ेंगे। फिर राष्ट्रपति पढ़ने से पहले हमको पढ़ना है प्रस्तावना के बाद हम पढ़ेंगे अनुसूची पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल नंबर 12 स्टार्ट करेंगे इतने पढ़ने के बाद। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।